तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीसी से स्टडी पॉइंट के इस चैनल में। बच्चों, हम सभी क्लास 10th के जो कि 2023 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें मॉडल पेपर में हम लोग सोशल साइंस के प्रत्येक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। साथियों, जो हम मॉडल सेट अध्ययन कराएंगे आपको, ये ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं एनसीईआरटी पुस्तक से, साथियों वो सभी प्रश्नों को अध्ययन कराने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर न गवाते हुए अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। टॉपिक है हमारा कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जो कि 2023 फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं, यानी आज से एकदम एक महीने की मेहनत लगेगी साथियों। एक महीने लगातार मेहनत करें और हम आपको ज्योग्राफी यानी सबसे पहला, हम फिर से एक बार बता दें, सोशल साइंस के सभी सब्जेक्टिव के चैप्टर वाइज मॉडल सेट को लेकर के आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव व्यू यानी लीनियर क्वेश्चन के फॉर्म में। तो साथियों, हम सबसे पहले जो चीज लेकर के आए हैं, जो सब्जेक्ट आपको लेकर के आए हैं, वो है जियोग्राफी यानी भूगोल। जियोग्राफी का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th, और ये चैप्टर वाइज होने वाले हैं। जियोग्राफी का चैप्टर है हमारा यहाँ भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उपयोग क्या है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर पूरी बात होगी। तो चलिए साथियों, जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो कोल है वो किस प्रकार का संसाधन यानी रिसोर्स है। तो साथियों, इसमें विभिन्न तरह के ऑप्शन दिए गए होंगे कि नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, पुनः पूर्ति योग्य है या पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। तो साथियों देखिए, इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा अनवीकरणीय। इसको हम साथ में एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ते हुए फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए जाएंगे। साथियों, जो कोयला है, कोयला आप जानते हैं, इसको माइंस यानी खदानों से खोन करके निकाला जाता है कोयला। ये अनवीकरणीय कैसे है? अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः नया नहीं किया जा सके, वो है अनवीकरणीय। तो कैसे अनवीकरणीय है? अगर कहीं कोयला उपलब्ध है, कोयले की खदान में कहीं कोयला उपलब्ध है, तो हम अगर हम उसको एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वो फिर दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, दोबारा वहां कोयला नहीं बन सकता है। इसकी बनने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। कई लाखों वर्षों बाद इसकी बनने की प्रक्रिया जो है वो दोहराई जाती है, या वहां बने या ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो कोयला है एक बार उपयोग कर लेने पे वो समाप्त हो जाता है, दोबारा नया नहीं हो सकता है। किसी अन्य जगह उसको प्राप्त किया जा सकता है, किसी अन्य जगह है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो कोयला जो है वो आपका क्या हो गया? अनवीकरणीय है, नया नहीं होगा। नया नहीं होगा तो अनवीकरणीय है। इसी तरह से अगर पूछा गया होता है कि जल क्या है, जल संसाधन कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय क्या है वो? तो साथियों, जल जो होगा वो नवीकरणीय होगा, वो नया हो सकता है। आप जल को निकालेंगे समुद्र से, फिर वहां जल उपलब्ध होगा। आप पूरे समुद्र को सुखा नहीं सकते हैं, इसलिए जल जो होगा वो नवीकरणीय होगा। इसी तरह सूर्य का प्रकाश, यानी पूछ लिया जाए कि सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश वो कौन सा संसाधन है, तो वो भी नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा वो भी नवीकरणीय संसाधन है। तो ये सब नवीकरणीय संसाधन है। कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जो भी खनिज है, पेट्रोलियम हो गई, सभी प्रकार के पेट्रोलियम, ये और नवीकरणीय की ही श्रेणी में आएंगे। चलिए साथियों, सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकदम विस्तार से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अगर आप इसे अध्ययन कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठें
और पॉइंट्स को नोट डाउन करते चले, बीच बीच में बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो साथियों अभी हमने बताया कि आप नवीकरणीय कह सकते हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही कह रहा है, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो ये है पुनः पूर्ति योग्य। वही बात है साथियों कि पुनः ये बन सकता है, यानी नवीकरणीय ही है। इसको यहाँ लिखा गया है पुनः पूर्ति योग्य, या पुनः इसको बनाया जा सकता है। ये पुनः बनाया नहीं जा सकता, ये पुनः हो सकता है। ये खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है, आप जितना मर्जी उतना यूज कर लें। नेक्स्ट है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। साथियों हमारे समुद्री तट रेखा से कितने किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों वो होगा हमारा 200 किलोमीटर। आप जानते होंगे कि 200 किलोमीटर के अंदर में जो भी चीजें होती हैं वो हमारी राष्ट्रीय संपदा के अंदर गिनी जाती हैं, राष्ट्रीय संपदा होती हैं। ये हमारा आर्थिक यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगर कोई संपदा 200 किलोमीटर से बाहर है तो वो अंतरराष्ट्रीय संपदा यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही काउंट की जाती है, यानी गिनी जाती है। चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, जो डाकू होते हैं ना, रॉबरर समझ रहे हैं ना साथियों आप लोग, रॉबरर जो होते हैं डाकू होते हैं, वही जो AK-47 लेके घूमते हैं। डाकू जरूर नहीं AK-47 लेके घूमे, बहुत सारे हथियार लिए रहते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है, यानी उनकी इकोनॉमी का संबंध कैसे है, किससे है, कैसे उनकी इकोनॉमी होती है। तो साथियों यहां आंसर दिया है संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से। क्या मतलब हुआ इसका, डाकू संसाधनों का उपयोग करते हैं क्या। साथियों यहां पूछा जा रहा है कि डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका संबंध कैसे होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि डाकू आपके घर आए आपको लूट के ले जाने के लिए, सॉरी आपके घर को लूट के ले जाने के लिए, तो फिर वो क्या प्लानिंग करके आएंगे कि पहली बार में हम लोग बर्तन उठा के ले जाएंगे, दूसरी बार आएंगे तो गहने हीरे जवाहरात आपके घर से ले जाएंगे, तीसरी बार आएंगे तो फिर और कुछ चीजें लेके जाएंगे। क्या वो ऐसा प्लानिंग करके आएंगे कि थोड़ी थोड़ी चीजें यूज करेंगे। हम लोग प्लानिंग करते हैं कि इतना लाएंगे फिर उतना लाएंगे, नहीं साथियों डाकू ऐसा नहीं करेंगे। वो एक बार ही आएंगे और जितनी सामान मिल पाएगी लूट मचा कर लेके चले जाएंगे। तो उनका जो अर्थव्यवस्था है वो अनियोजित है, जितना लूट सको उतना लूट लो। और साथियों कहीं ना कहीं हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ। हम लोग भी अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, जितना हो सके उतना निकाल रहे हैं, जितना हो सके उतना उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से तो वो खत्म हो जाएंगे। तो पूछा जाता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अगर हम अपने संसाधनों का, अपने प्राकृतिक संसाधनों का अनियोजित यानी बिना किसी प्लानिंग के यूज कर रहे हैं, उसको निकालते जा रहे हैं, खदानों को खुदाई करते जा रहे हैं, पेट्रोलियम निकालते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमको प्लानिंग करना चाहिए, उसका नियोजन करना चाहिए, अनियोजित ढंग से उपयोग नहीं करना चाहिए। तो डाकुओं का संबंध होगा अनियोजित संसाधनों के विदोहन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। तो साथियों राष्ट्रीय संपदा होती है ये समुद्री सीमा यानी समुद्री मील बताया जा रहा है कि कौन सा समुद्री मील होगा। तो समुद्री मील होता है वो 19 यानी 19.2 किलोमीटर। साथियों समुद्री मील है ये, याद रखेंगे। समुद्र में समुद्री मील कितना, तो 19.2 किलोमीटर। कई जगह इसको 19.2 NM यानी नॉटिकल माइल समुद्री मील भी दिया हुआ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, शीशम कौन सा संसाधन है। शीशम साथियों समझते हैं आप लोग। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप शीशम समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो इसे हम आम बोलचाल की भाषा में शीशो कहते हैं। शीशो समझते होंगे ना।
शीशो का पेड़, शीशम कौन सा संसाधन है? तो साथियों ये जैविक संसाधन है। आपको बता दें साथियों, संसाधनों को जब वर्गीकरण पढ़ाया गया था, वो वीडियो जिसमें हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ाया था, हालांकि वो बहुत पुराना वीडियो है, फिर भी हम उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसका लिंक दे देंगे, आप जा करके उसको पढ़ लीजिएगा। संसाधनों का वर्गीकरण वहां हमने पढ़ा रखा है। तो संसाधनों का वर्गीकरण जब हमने किया था, उसमें बताया गया था कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन जो जीवित हैं वो जैविक संसाधन कहलाते हैं, और जो जीवित नहीं है यानी मृत हैं वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो साथियों जो शीशम का पेड़ होगा यानी शीशो का पेड़, वो क्या होगा? वो तो जीवित है ना, शीशम का पेड़ जीवित है, सजीव है, तो ये क्या हो जाएगा? जैविक संसाधन। तो साथियों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक, और फिर इसके बाद से हम क्वेश्चन 6 के आगे लिखते हैं और फिर इसके आगे का अध्ययन आप सभी को कराते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भू निम्नीकरण यानी फसलों की उत्पादकता में कमी आई है। भूमि का निम्नीकरण हुआ है यानी फसलों की उत्पादकता में कमी आई है। इसका क्या कारण है? तो साथियों इसका कारण है अधिक सिंचाई यानी पटौनी खूब कइले वालों, है ना साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भोजपुरिया मूड में आए हैं। पंजाब में भू निम्नीकरण का क्या कारण है? तो ये है अधिक सिंचाई यानी सिंचाई बहुत ज़्यादा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सोपानी कृषि किस राज्य में है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? पूरा क्वेश्चन ये है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो साथियों सबसे पहले तो जानिए कि सोपानी कृषि क्या होती है। सोपानी कृषि वो कृषि होती है जिसमें सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सीढ़ीदार जो खेती होती है उसे हम सोपानी कृषि कहते हैं। ऐसा करने का क्या रीजन होता है? साथियों ये तो एक पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, वहाँ मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, मृदा का कटाव सबसे ज़्यादा होता है। इसको कम करने के लिए सोपानी कृषि प्रचलित की जाती है और सोपानी कृषि की जाती है। तो साथियों सबसे ज़्यादा सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो वो है आपके उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का उत्तर वाला पार्ट, उत्तराखंड में प्रचलित है कौन सी? सोपानी कृषि। और फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का उत्तर वाला पार्ट इस संदर्भ में कहे हैं कि पहले वो था और बाद में फिर वो एक अलग राज्य बन गया, तो वो उत्तराखंड है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में मरुस्थलीय मृदा यानी रेगिस्तानी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी? जहाँ सबसे ज्यादा रेगिस्तान है। तो सबसे ज्यादा रेगिस्तान कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय मृदा यानी रेगिस्तानी मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, ऐसा कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है? तो साथियों उस रसायन का नाम है एंड्रीन। एंड्रीन नामक जो रसायन है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो साथियों काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है और काली मिट्टी में उगाया जाता है कपास। काली मिट्टी का सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? तो वो है कपास। और कपास कहाँ सबसे अधिक होता है? तो साथियों कपास की फसल सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही होती है। ये काली मिट्टी से संबंधित प्रश्नों को याद रखेंगे। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, कपास उत्पादन के लिए सर्वोच्चतम यानी सबसे उच्च सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है आपके महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में सबसे अधिक। तो कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होगी? महाराष्ट्र और गुजरात के ही क्षेत्रों में होगी।
महाराष्ट्र नंबर 1 स्थान पे है काली मिट्टी और कपास के उत्पादन में। साथियों काली मिट्टी है, काली यानी काली काली होती है, करिया करिया, और इसी में सफेद सोना यानी कपास उगाया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे हमेशा, काली में ही यानी काली मिट्टी में ही सफेद सोना उगता है, जिसे हम कपास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जल ओढ़ मिट्टी। साथियों नाम से स्पष्ट है ना, जल ओढ़ मिट्टी यानी जल को जिसने ओढ़ लिया, जल को जिसने ओढ़ लिया, ऐसी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी यानी जल को ही उसने ओढ़ लिया। तो जल को ओढ़ लिया तो मिट्टी कहाँ, नीचे, और जल कहाँ, ऊपर, यानी ऐसी मिट्टी जहाँ पानी आता रहता है, यानी बाढ़ आता रहता है, बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है, वो हो जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, एक खादर और एक बांगर। ठीक है साथियों, याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और ही है हमारा, कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख उपज क्या है। तो साथियों चावल है, धान प्रमुख उपज है। जल ओढ़ मिट्टी, जल को ओढ़ लिया यानी पानी वाली मिट्टी है, तो पानी में कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, चावल सबसे अधिक होता है, धान की खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर हमारा, भारत में कुल कितने क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। भारत में कुल कितने क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है, यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर 100% माने तो उसके कितने % भाग पर वन स्थित हैं, जंगल स्थित हैं। तो साथियों वो होगा हमारा 19.5 यानी 19.5%, 19.5% भाग पर वनों का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार है, यानी भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो साथियों वो है हमारा जलोढ़ मिट्टी, 1/4 भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो भी नदियों के क्षेत्र हैं, नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है, वो जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है। जलोढ़ मिट्टी वही होगी जहां जल आते रहेंगे, यानी वो सारे क्षेत्र जहां नदियां हैं वहां जलोढ़ मिट्टी होगी। चलिए साथियों, तो अभी तक हम लोग 15 प्रश्न यानी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15 प्रश्न से आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है आपके सामने। 16वां प्रश्न, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो साथियों बृहद क्षेत्र यानी बहुत ज्यादा क्षेत्र में पृथ्वी पे अगर जल की उपस्थिति है, जिस कारण से अगर अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीला प्रतीत होता है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर जल होने के कारण ही हम पृथ्वी को नीले ग्रह से संबोधित करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 17वां, क्वेश्चन नंबर 17। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? टोटल वाटर यानी जितना भी पानी है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो सिर्फ महासागर में है? तो साथियों वो होगा 96.5%, 96.5%। 96.5% जो वाटर है वो कहाँ है? आपके महासागरों में है। 2% आपके बर्फ के रूप में पहाड़ों पर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? तो साथियों देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे, जिन्होंने देश के बांधों को देश का मंदिर कहा था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 19। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है?
प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों वो है आपका 65%, 65% होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? साथियों बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में जल के दोहन से किस चीज का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो साथियों है आर्सेनिक, जिसे हम हिंदी में संखिया भी कहते हैं। ये बिहार में ही नहीं बल्कि ये आपके पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में ही बढ़ा है। किस कारण से बढ़ा है? तो ये बढ़ा है जल के अति दोहन से, और साथियों इस वजह से कैंसर की बीमारियों की भी संख्या बढ़ गई है बिहार में। साथियों याद रखेंगे जल के अति दोहन से किस किस चीज की संकेंद्रीकरण बढ़ा है बिहार में? तो वो आर्सेनिक संखिया होगा। वही फ्लोरीन, फ्लोरीन कहाँ बढ़ा है? तो वो महाराष्ट्र और राजस्थान में जल के अति दोहन से फ्लोरीन की संख्या बढ़ गई है। तो याद रखिएगा साथियों कि फ्लोरीन की संख्या कहाँ बढ़ी है? तो वो महाराष्ट्र और राजस्थान में बढ़ी है। नोट डाउन कर लें इस पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न है 21 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, वह नदी जो बिहार का शोक है, ऐसी नदी जो बिहार की शोक नदी कही जाती है। शोक नदी इसलिए क्योंकि बिहार में प्रत्येक साल उस नदी में बाढ़ आता है और तमाम बिहारियों को शोक मग्न करके चला जाता है। सारे बिहारी शोक में डूब जाते हैं, इस वजह से इसको हम बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक कौन सा है? तो वो कोसी नदी है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भैंसा लोटन, नाम देखिएगा क्या है। भैंसा लोटन नामक बांध किस नदी पर है? भैंसा लोटन नामक बांध किस नदी पर है? तो साथियों ये गंडक नदी पर है, नेपाल में है। गंडक नदी में, गंडक नदी पे बनाया गया है और ये नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सामूहिक योजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सामूहिक योजना कौन सी है? मिल करके बनाई गई योजना कौन सी है? तो साथियों वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। एक और प्रश्न अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और ये नहर परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सामूहिक परियोजना है। साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पहले राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा साथियों ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। और ये निकलती कहाँ से ये भी आपको बता दें साथियों, सतलुज, पंजाब में एक बांध है हरिके बांध। कौन सा बांध? हरिके बांध। हरिके बांध में पंजाब के अंतर्गत एक बांध है हरिके बांध, जो कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बांध पंजाब में बनाया गया है। और उसी संगम से यानी हरिके बांध से ही, सतलज और ब्यास के संगम से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 है आपका, हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों वो बनाया गया है महानदी पर, और ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक और प्रश्न इससे संबंधित याद रखेंगे। एक और प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा, जो कि महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देश में प्रथम नदी घाटी परियोजना, देश की यानी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो वो आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो कि झारखंड राज्य में है। और यही दामोदर घाटी
दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए के टेनिस घाटी के तर्क पर बनाई गई है। यूएसए के टेनिस घाटी के तर्क पर बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 26, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो साथियों सरदार सरोवर बांध जो है वो आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वो आपके नर्मदा नदी पर है। तो चलिए साथियों ये यहाँ 26 प्रश्न हुए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम साथियों भारत संसाधन एवं उपयोगिता यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 2 जल्द ही लेकर के आएंगे। इतने का आप रिवाइज करें, कॉपी में नोट डाउन करें और जितने भी एक्सप्लेनेशन किए गए हैं यानी जितने भी विस्तार से जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को भी नोट डाउन करें। साथियों इससे बाहर से कुछ भी आपके बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर किया जा रहा है। मॉडल सेट, एनसीईआरटी की पुस्तकें, स्टूडेंट फ्रेंड्स की पुस्तकें, साथ में क्वेश्चन बैंक सभी को टैली करके आपको एक बेहतर चीज़ देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बाहर से कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। तो साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।